चलिए। नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील हैं और धर्मेंद्र जी हैं, आकाश हैं, सोहेब हैं, अनामिका हैं, दिलीप है, शिवम दुबे हैं, मोहम्मद सैफ खान हैं और जी दिव्यांशी वर्मा हैं, सालू हैं, आकाश हैं, रौली तिवारी हैं, रचना हैं, काजल हैं, राहुल कुमार हैं, गिरीश कुमार पांडे जी हैं। चलिए, ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सभी के नाम लेने तो इम्पॉसिबल है ना, एक साथ सभी के नाम कैसे ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए, आज नहीं तो कल आपका नाम जरूरी आ जाएगा। ठीक, और वैसे भी इस स्क्रीन पे बहुत छोटे नाम दिख रहे हैं, है ना। चलो, बड़े छोटे छोटे से नाम दिख रहे हैं। जी, ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। ठीक है, सभी लोग आ जाइएगा। चलिए, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, वो था हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां। हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पर थे। राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में ऑलमोस्ट सारी शक्तियां देख चुके थे। एक दो राष्ट्रपति जी की शक्ति बची हुई है, उसको आज भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, वो एक दो शक्ति और आज देख लेंगे कि राष्ट्रपति महोदय को और क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। आइए, हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों पर थे भैया जी। शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियों में मेरे साथ साथ आप बोलना कि राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति साहब की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, कार्यपालिका संबंधी शक्ति थी, वो सभी हम देख चुके। ठीक है, राष्ट्रपति जी की जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी, सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति जी की देख चुके। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब राष्ट्रपति की इसी कार्यपालिका संबंधी शक्ति में राष्ट्रपति जी को नियुक्ति का भी अधिकार है। राष्ट्रपति की इसी कार्यपालिका संबंधी शक्ति में राष्ट्रपति को नियुक्ति का भी अधिकार है। इसके बाद इसमें हम राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति भी देख चुके थे, राष्ट्रपति जी की लेजिस्लेटिव पावर्स, और इसी लेजिस्लेटिव पावर्स में राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता, ऐसा भी बोला गया है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। चेहरा उतरा हुआ है। हाँ बेटा, चेहरा तो उतरा हुआ है। ठीक है, एक वजह है उसकी, तो ठीक है, डिस्कस नहीं करते। आइए इधर चलते हैं। ठीक है, विधायी शक्तियां। इसके बाद राष्ट्रपति जी की तीसरी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे, तो वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की बेटा। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां मैं देख लिया था किस तरह से राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, जो आकस्मिक निधि होती है उसका नियंत्रण है, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का हमने जिक्र किया है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति जी की सैन्य शक्तियां, मिलिटरी पावर्स। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं, युद्ध एवं शांति की घोषणा वही करते हैं, लेकिन बोला गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना वे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसमें रुपया पैसा खर्च होता हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां हैं, इसको भी हम देख ही चुके थे। जाते जाते आपातकालीन शक्तियां, इसको देख चुके थे। शक्तियां है ना, इसको भी देख चुके थे हम लोग। रिवीजन की कोई, ठीक है ना बेटा, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सब पढ़ चुके थे। आज हम राष्ट्रपति जी की, ठीक है, स्वविवेकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। स्वविवेकी शक्ति, शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति जी की जो स्वविवेकी शक्ति है, उसमें सबसे पहली शक्ति है, ठीक है, क्या बेटा, ठीक है, आपको सब पता है, लेकिन आप जब मेरे साथ बोलेंगे ना तो एक बार आपकी ये सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो राष्ट्रपति जी की स्वविवेकी शक्ति में जो सबसे पहली शक्ति है वो ये है भैया कि वह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन अगर लोकसभा में किसी भी दल के नेता को स्पष्ट बहुमत ना हो, ठीक है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर क्लियर मेजोरिटी ना हो, स्पष्ट बहुमत ना हो, तब यहां पर राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहली है क्या भैया जी कि जब लोकसभा में, जब लोकसभा में, सभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को
स्पष्ट बहुमत ना हो, स्पष्ट बहुमत ना हो, तब वह स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं कि नहीं? प्रयोग कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं बेटा। जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, ठीक है, तब वो क्या करते हैं? तब वे अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी ना हो, तब वे अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। एक समय दे देते हैं कि साहब इतने समय के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करके हमको दिखा देना। बस इतनी सी बात है। वो तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आ गई ना, कि राष्ट्रपति किसी की फांसी को भी माफ कर सकते हैं। मतलब उनकी जो क्षमादान की शक्ति है, उनकी क्षमादान की शक्ति तो भैया जी किस में आ गई? उनकी क्षमादान की शक्ति तो उनकी जुडिशियल पावर में आ गई। चलिए, क्लास में बफरिंग हो रही है। क्लास ठीक है भैया? यहाँ तो ठीक है बिल्कुल। ठीक है भैया, जो है जो स्ट्रीम करा रहे हैं क्लास को, वो बता रहे हैं कि सर एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कोई क्लास नहीं रुक रही बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो जब लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो, तब वे स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त करके, ठीक है, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं कि भैया अपनी मेजोरिटी सिद्ध करो, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये हो गया। अब दूसरा सुनो भैया। दूसरा, कि अगर मान के चलिए कि बहुमत दल का नेता तो है ना भैया? बहुमत दल का नेता तो है, नेता तो है, परंतु संसद के दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है। परंतु संसद के दोनों सदनों में से, सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं, किसी सदन की सदस्यता नहीं, नहीं, तब भी बेटा राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करके, और 6 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, फिर भी राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, बोल देंगे कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ। अगर आप बहुमत दल के नेता हो तो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और 6 महीने के भीतर संसद के दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ले लो। एक बार बंदा प्रधानमंत्री बन जाए बेटा, सदस्यता वो यूं ही ले लेता है, हाल ले लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार बंदा बने तो सही प्रधानमंत्री, वो सदस्यता ले लेता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू रहा होगा, है ना जी? क्योंकि ये एक सिंपल सी बात थी जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। चलो जी, देखिए इतनी सी बात है, ये हमने बताई। अब राष्ट्रपति जी की शक्तियों में एक और है, आर्टिकल 358। कोई बताएगा क्या है? मैं इंतजार करता हूं, ठीक है ना, 1-2 सेकंड का, कि आप लोग मुझे बताएं कि आर्टिकल 358 क्या है। बताइए। इसमें राष्ट्रपति जी की कोई शक्ति है आर्टिकल 358 में? चलो मैं बता देता हूं। इसमें राष्ट्रपति महोदय की शक्ति है। बताओ क्या है?
एक बच्चा कह रहे हैं सर जी पता कैसे चलता है किस पार्टी का बहुमत है लोकसभा चुनाव के बाद? चलो, आज हमारी क्लास में एक रूपेंद्र प्रताप सिंह है, उनका जन्मदिन है। चलिए जी, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और सभी बच्चे उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको दिख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप जीवन में बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। चलिए जी, बहुत अच्छे। आर्टिकल 358, 358, 358 आप बोल रहे हैं जी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को, ठीक है, ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 358। मैं आपको बताता हूं क्या 358। ठीक है, जरा यहां पर समझेंगे आखिर है क्या आर्टिकल 358। बहुत अच्छे से आप सब लोग यहां पर फोकस करेंगे। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप यहां पर। चलो ठीक है, सबका ठीक चल रहा है। आओ देखो, जब कभी भी आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360, ये ध्यान रखना, जब कभी भी आर्टिकल 352, 356 या 360 के आधार पर, ठीक है ना, आपात की उद्घोषणा हो, क्या हो? आपात की उद्घोषणा, उद्घोषणा कभी भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि साहब जब कभी भी आर्टिकल 352, 356 या आर्टिकल 360 के आधार पर आपात की उद्घोषणा हो, कभी भी हो, कभी भी। ठीक है भैया, तो कभी भी जब आपात की उद्घोषणा हो, अगर आर्टिकल 352 के आधार पर आपात की घोषणा हो रही है, तो मैंने आपको बताया है भैया कि ये वाला जो आपातकाल है, ये सर राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है 352। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर चुका हूं, राष्ट्रीय आपात है। 356 जो है वह किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 जो है वह क्या है? वह वित्तीय आपात है, वह वित्तीय आपात है 360, है ना। तो आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं 352, 356 या 360 के आधार पर। जब उन्होंने आपात की उद्घोषणा की और आर्टिकल 358 लागू हुआ, 358 लागू हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखना सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, हो जाते हैं। बस इसमें एक अपवाद है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर वो नहीं होते, 21 को छोड़कर। ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 के आधार पर जब आपात की उद्घोषणा हो, भैया जी क्या हो? आपात की उद्घोषणा हो, जब की उद्घोषणा हो, तो आर्टिकल अगर 358 लागू हुआ तो आपात तभी लगेगा जी, आपात तभी लगेगा, इमरजेंसी तभी लगेगी जब आर्टिकल 358 लागू होता है। आर्टिकल 358 लागू हो गया, तो जैसे ही आर्टिकल 358 लागू हुआ, सारे मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल 20 और 21 को नहीं छोड़कर, है ना। आर्टिकल 20 और 21 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से शामिल किया है। जो 44वां संविधान संशोधन है, उससे यह प्रावधान शामिल किया है, संशोधन से यह प्रावधान शामिल किया है, शामिल किया है। शामिल किया है, ठीक है सर, कि आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकते, किसी भी हालत में वो निलंबित नहीं हो सकते। और अगर आर्टिकल 359 लागू होता है, ऑप्शनल है, अगर आर्टिकल 358 लागू हो गया तो सारे के सारे मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, सारे मौलिक अधिकार। लेकिन अगर इनकेस, ठीक है, 359 लागू हुआ, ये ऑप्शनल है, कोई एक लागू होगा। अगर 359 लागू हुआ, 359 लागू हुआ, तो अब राष्ट्रपति साहब बताएंगे कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहे हैं। अब यहां पर राष्ट्रपति बताएंगे कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति साहब का अधिकार है, तो राष्ट्रपति साहब बताते हैं कि वह किस किस मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर रहे हैं, वह किस किस मौलिक अधिकार को निलंबित कर रहे हैं।
मौलिक अधिकार को निलंबित कर रहे हैं। कर रहे हैं वो यहां पर बताते हैं कि वह किस किस मौलिक अधिकार को निलंबित कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को कभी भी किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता। यहां पर भी भैया जी 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट तय करता है कि वह किस मौलिक अधिकारों को निलंबित करना है। बहुत बढ़िया विकास वर्मा। चलिए सहजाद, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो प्लीज एक बार आप सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा, है ना। अगर ये क्लियर है तो एक बार आप सभी लोग थम्स अप कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोल दो एक बार, ठीक है, कि बोल दो कि हाँ सर क्लियर है, हमें कोई इशू नहीं है, पढ़ाइए आगे आप। चलिए जी, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, थैंक यू, है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा जो अगला टॉपिक है वह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है, इसको बोलते हैं सीएजी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है सर, आइए तो इस पर चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है, चलिए इनके बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 में चर्चा की गई है। ठीक है, ये भाग 5 के सबसे अंतिम अध्याय है, अध्याय 5 है। ठीक है, और जी इनके बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक में चर्चा है। ठीक है जी, किसके? आर्टिकल 148 से 151 में। सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक साथ कराने हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को एक साथ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सीएजी की बात कराएंगे। ये बात समझ में आ गई? आइए, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 5 आर्टिकल 148 से 15 तक में इनकी चर्चा की गई है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से पूछा गया था, ठीक है, उनसे पूछा कि आपकी नजर में वह कौन सा संवैधानिक अधिकारी है जो सबसे ज्यादा महत्व का है ना। अब आप सोच के देखो, अंबेडकर साहब से यह पूछा गया कि आपको, ठीक है ना, आपको, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्व के अधिकारी पूरे संविधान में कौन लगते हैं, जो आपको लगता है
कि इनका पद संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर साहब राष्ट्रपति बोल सकते थे, उपराष्ट्रपति बोल सकते थे, प्रधानमंत्री बोल सकते थे, एक वित्त मंत्री बोल सकते थे, किसी को तो बोल सकते थे। उन्होंने बोला सीएजे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी नजरों में जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना, बेसिकली मतलब सबसे ज्यादा महत्व का अधिकारी है संविधान में, बड़ा का मतलब है सबसे महत्व का अधिकारी, ठीक है ना। वैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो देखें, उनका वरीयता देखें, तो राष्ट्रपति जी सबसे पहले पर आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे महत्व का अधिकारी कोई मेरी नजर में मुझसे बात करता है तो वो सीएजी है। तो क्यों है सीएजी? वो इसलिए है क्योंकि सीएजी सार्वजनिक धन का रक्षक है। वो बेसिकली, ठीक है, जो लोगों का रुपया है वह उस रुपये का चौकीदार है, तो सीएजी है। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक है, सीएजी को, ठीक है, सबसे महत्व का अधिकारी बताया है क्योंकि वह सार्वजनिक धन का रक्षक है। तो इस बात को लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जी ने, ठीक है ना, सीएजी को सीएजी को संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी बताया है। संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी बताया है। सबसे महत्व का अधिकारी बताया है। अधिकारी बताया है। बताया है क्योंकि क्योंकि वह सार्वजनिक धन का रक्षक है। क्योंकि वह सार्वजनिक धन का रक्षक है। रक्षक है ना भाई। जनता के रुपए के चौकीदार है वो आदमी। अब जो आदमी जनता के रुपए का चौकीदार हो तो ऑब्वियस सी बात है वो संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी तो होंगे ही, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को। अब आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ, ठीक है, इनकी सेवा शर्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनकी सेवा शर्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में इनकी सेवा शर्तों के बारे में क्या क्या कहा गया है। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 148 है। आर्टिकल 148 में है, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये 148 की थीम है। क्या सर? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक। परीक्षक ये थीम है। परीक्षक देखो, जब भी हमने किसी भी संवैधानिक पद को बताया है ना आपके सामने, तो सबसे पहले, ठीक है, हमने उस संवैधानिक पद की योग्यता के बारे में डिस्कशन किया है ना। तो सबसे पहले मैंने जिस भी संवैधानिक पद के बारे में आपको सबसे पहले बताया, ठीक है, हमने किसके बारे में सर? योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा की। भाई उनकी क्वालिफिकेशन को समझ लीजिए। योग्यता, क्वालिफिकेशन, ठीक है, योग्यता। चलिए, तो कोई बताएगा सीएजी के लिए, ठीक है, किस योग्यता की दरकार है? बताओ बेटा, सीएजी के लिए किस योग्यता की दरकार है? ठीक है, उनको कितना योग्य होना चाहिए ये आप बता दो मुझे। ये चलो, सबसे पहला है जानी तोमर।
सर सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक जज और हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील। देसराज जी लव यू भैया जी, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ यार, लव यू भैया जी। अच्छा, सुमित कुमार कह रहे हैं दिलवाला ना हो। सीए जी को दिलवाला नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा चलो ठीक है। आयुष पाल। विकास वर्मा। चलो ठीक है, कुल मिलाकर आपने अपने हिसाब से योग्यता बता दी सब। ठीक है, जो जैसी योग्यता बता सकता था। संविधान में बेटा इनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में ठीक है, इनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। बारे में कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है जी, कोई भी किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं इनकी योग्यता के बारे में। अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है बच्चे जिनमें इनकी योग्यता के बारे में कोई भी चर्चा की गई हो। हाँ, अगर मैं इनकी नियुक्ति के बारे में बात करूं, इनका अपॉइंटमेंट बेटा, तो मैं यहां पर बताऊंगा कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मान के चलो बच्चे, मुझे आप ये बताओ, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी के द्वारा हो रहा है, राष्ट्रपति के माध्यम से हो रहा है, तो ये व्यक्ति क्या कार्यपालिका के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो वाया प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा है। अगर इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा है और राष्ट्रपति तो भैया जी कार्यपालिका का प्रमुख है। अगर देखा जाए संविधान में तो बोला ही है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। तो क्या वास्तव में देखिए इनका जो पद है वो कार्यपालिका के प्रसाद पर्यंत है, मतलब जब इच्छा होगी राष्ट्रपति तब इनके पद से हटा देगा। चलिए मुझे बताइए, अपॉइंटमेंट ठीक है बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, एक भैया कमेंट कर रहे हैं, ने एक भैया मुझे कमेंट दिखाना इनका, संदीप चौहान का ने ऊपर करो। देखो संदीप चौहान मुझे इतना लगातार कमेंट कर रहे हैं, और संदीप तुम्हारा कमेंट इतना बेवकूफी वाला है कि मैं क्या बताऊं। देखो और लोग भी हंस जाएंगे, प्लीज। ठीक है चौहान साहब, तुम बुरा मत मानना। तुम कह रहे हो सर कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री ना हो तो देश का नियंत्रण कौन रखता है, बताओ। क्या वास्तव में आप ये सवाल करने के लिए यहां पर आए हो इस क्लास में, या इतनी क्लासेस होने के बाद अब आपका ठीक है जो बेस मजबूत हुआ है, जो आपका कद है वो इस तरह के सवाल पूछने वाला कद है इतनी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद? क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकता हूं? प्रवीण कुमार साहनी। चलिए ठीक है, तो ये गलत बात है बेटा। उनकी नियुक्ति बेशक राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है, आपने किसी ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं खुद ही दे लेता हूं अपने सवाल का जवाब। उनकी नियुक्ति बेशक राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन वह एक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, या कार्यपालिका के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, पर्यंत पद धारण नहीं करते, नहीं करते, बस इतनी सी बात है, नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि वो नहीं करते। ठीक है, अब अगला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होता है सर? ठीक है, अगला नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनका, ठीक है टेन्योर, उनका कार्यकाल।
उनका कार्यकाल। ये अगला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि उनके कार्यकाल के बारे में हमें एक बार पता चल जाए, उनके टेन्योर के बारे में कि भैया जी उनका कार्यकाल क्या होगा। तो उनका कार्यकाल है कि भाई 6 वर्ष का कार्यकाल है उनका, 6 वर्ष का कार्यकाल। या फिर इसी बीच अगर वह 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं तो उनके अपने पद से हटना पड़ेगा। आयु, ठीक है, ध्यान रखना। आयु, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला भैया जी? तो मैंने बोला 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। साधारण सी बात है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, ठीक है, वो उनका कार्यकाल होगा। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या भैया जी 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। जो भी पहले पूरा हो। जी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल है उनका। ठीक है, आमतौर पे कैसे आप लिखेंगे कि भाई 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन अगर इसी बीच उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो उनको उनके पद से हटना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना जी? तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसी बीच अगर वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो भाई उनको उनके पद से हट जाना पड़ेगा, उनको उनके पद से हटना पड़ेगा। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं लिख दूं जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। जो भी पहले पूरा हो। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सर क्या क्या चीजें क्लियर हुई? सबसे पहले ठीक है, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद नियुक्ति, अपॉइंटमेंट क्लियर हो गया। एक कार्यकाल, टेन्योर भी इनका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ठीक है, अगर मान के चलिए कि इनको ठीक है त्याग पत्र देना है, समय से पहले इनको अपना पद त्यागना है। भाई त्याग पत्र का मतलब ही है कि समय से पहले अपना पद त्यागना। तो जिन्होंने नियुक्ति की उन्हीं को ये त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को। लेकिन कार्यकाल समाप्ति से पहले ही अगर इनको बीच में से हटाना हो तो हम किस आधार पर इनको हटा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। देखो रूपेंद्र का हैवी सवाल कि सर फिर इन्हें कैसे हटाया जाता है 6 साल से पहले। बहुत अच्छे जी। हाँ, है तो ये जो सवाल है ना, ये सही है कि सर आखिर ठीक है इनको इनके कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। ठीक है, कार्यकाल की समाप्ति से पहले इनका रिमूवल, समाप्ति से पहले इनका रिमूवल। पहले इनका रिमूवल, इनको इनके पद से हटाना, रिमूवल। किससे बेटा? कार्यकाल की समाप्ति से पहले। तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले हम इनको इनके पद से कैसे हटाएंगे, ये सवाल उठता है। ठीक वैसे ही ठीक है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, लेकिन आधार क्या होगा? आधार वही होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और डिसेबिलिटी, साबित कदाचार एवं असमर्थता। साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है समय से पहले। असमर्थता, ये ध्यान रखना। तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको इनके पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। वैसे बोला तो संविधान में यह है कि ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट का जज चूंकि पढ़े नहीं हो। जी, मनोज कुमार भारती जी। श्रीमान मेरी आवाज नहीं जाती है आपके पास, 3 महीने हो गए। चलो आज आ गई, अब आप बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। जब तक इनके कमेंट को हाईलाइट कर देना भैया। हाँ, मनोज कुमार जी के कमेंट को। जी हाँ, चलिए अब आप बताओ ठीक है कि आपका क्या सवाल है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, है ना। चलो, आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया कि 3 महीने हो गए मेरी आवाज ही नहीं आती आपको श्रीमान। चलो तो भैया ठीक है, अब आप बता दो मुझे
साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार की, जैसे इनका कमेंट है ना, बता देना मुझे, है ना, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा बेटा, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, प्रक्रिया से हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जज की भांति, जज की भांति। चलो, उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया पता नहीं है, मैं बताऊंगा। चलो, अब बताओ भैया क्या सवाल है आपका? बस थैंक्स लिखा है, थैंक्स सर। नाम बुलवाना था क्या यार? अरे भाई नहीं बेटा, महाभियोग लगाकर नहीं कहेंगे रवि, महाभियोग और सुजीत, महाभियोग नहीं, महाभियोग केवल व केवल एक महाभियोग की प्रक्रिया से अगर हमारे संविधान में किसी भी संवैधानिक अधिकारी को उनके पद से हटाया जाता है तो वो राष्ट्रपति हैं भैया, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया कह सकते हो, लेकिन महाभियोग आप नहीं कहेंगे। राष्ट्रपति के अलावा और किसी को भी इंपीचमेंट से, महाभियोग से नहीं हटाया जाता। मैं कितनी बार आपको बताऊंगी। जी, शाहजहां है, शाहजहां है हमारी क्लास में, आई थिंक। वो कह रहे हैं सर इनको नियुक्त किया जाता है बेटा, सीएजी को, है ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। चलो ठीक है, सब लोग बता रहे हैं अपना अपना। ठीक है, आइए इधर देखो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो सबसे पहले ठीक है, आधार क्या होगा? तो उनको इनके पद से हटाए जाने का आधार होगा साबित कदाचार एवं असमर्थता। ठीक है भैया जी, क्या होगा? साबित कदाचार एवं असमर्थता, एवं असमर्थता, असमर्थता, उनको उनके पद से साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ठीक हटाया जाएगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग भैया जी, यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। इसको हम संकल्प प्रस्ताव कहेंगे, प्रस्ताव कहेंगे, और इसकी सूचना उनको 14 दिन पहले देनी होगी, 14 दिन पहले देनी होगी, पहले। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रस्ताव को हम लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। ठीक है ना जी बेटा, है ना जी। तो इनको हम भैया जी सूचना 14 दिन पहले देंगे। जब हम इनको इनके पद से हटाएंगे भैया, जिस आदमी को हटा रहे हो तो कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचित तो कर दो कि साहब हम तुम्हारे पद से हटाने के लिए तुम्हारे विरुद्ध एक संकल्प प्रस्ताव ला रहे हैं। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा, एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा, और उस संकल्प प्रस्ताव की सूचना इनको 14 दिन पहले देनी होगी। ये दोनों में से किसी भी सदन में, अगर मैंने ऑब्लिक करके लिखा है तो आप मैंने ऑब्लिक कर का मतलब समझते हो कि भाई ये दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई साहब कि सूचना हमने 14 दिन पहले दे दी जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सूचना 14 दिन पहले देनी। अब उनको ठीक है बेटा, जिस भी सदन में सबसे पहले लाया गया है, जैसे लोकसभा में सबसे पहले लाया गया, तो उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4 से ठीक है इसको बेसिकली संकल्पित होना पड़ेगा। मतलब अगर ये मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लोकसभा में सबसे पहले लाया गया, ठीक है, सपोज दैट मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले ये संकल्प प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में
ठीक है, इसकी कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई सदस्य से इसको बेटा ठीक है संकल्पित होना पड़ेगा। संकल्पित का मतलब है कि इतनी सदस्य संख्या इस पर पहले साइन कर दे, होना पड़ेगा, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में जब ये जाएगा ना पहले सदन के बाद, तो दूसरा सदन भी इसको ठीक है एक चौथाई टोटल से बेटा क्या करेगा, संकल्पित करेगा। अपनी कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई से दूसरा सदन भी इसको संकल्पित कर देगा, वो भी इसको हरी झंडी दे देगा कि ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा सदन भी उसको अपनी हरी झंडी दे देगा, ठीक है साहब। बस इतनी सी बात ठीक है मैंने आपको बताई। तो ये सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, ये बात समझना। सबसे पहले ये लोकसभा में लाया गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया माना कि जैसे गणित में होता है ना माना कि भैया, तो ऐसे ही माना कि सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई से संकल्पित हुआ। लोकसभा के बाद फिर ये राज्यसभा में गया, ठीक है। लोकसभा के बाद फिर ये कहां पर पहुंचा, लोकसभा के बाद फिर ये राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा की भी ठीक है एक चौथाई सदस्यों की संख्या से संकल्पित हुआ। उसके बाद ये जाएगा एक इन्वेस्टिगेशन समिति के पास, जांच समिति। इस जांच समिति में ध्यान रखना, ये जो जांच समिति होगी इसमें दो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या उनके समकक्ष योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति, और एक हाई कोर्ट के जज होंगे या उनके समकक्ष योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति। वो इस मामले की जांच करेंगे, ठीक है साहब, कि इस पर जो लोकसभा और राज्यसभा ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है अथवा नहीं जी। तो इस पर लगाए गए भाई आरोप की जांच करेंगे कि आरोप सही है अथवा नहीं। अगर उन्होंने आरोप में सच्चाई पाई, ठीक है, इन लोगों ने, ठीक है, अगर ये लोग आरोप में सच्चाई पाते हैं तो ये उसी सदन में सबसे पहले भेज देंगे जिस सदन में ये प्रस्ताव सबसे पहले आया था, उसी सदन में ये प्रस्ताव सबसे पहले भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस सदन से ये प्रस्ताव सबसे पहले आया था उसी सदन में ये प्रस्ताव सबसे पहले भेज दिया जाएगा, उसी सदन में सबसे पहले भेज दिया गया ये, जिस सदन में ये सबसे पहले आया था। तो जिस सदन से सबसे पहले आया भैया जी, उसी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव भेज दिया, ठीक है। अब ये जो प्रस्ताव होगा ये बेटा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से, उपस्थित और मतदान के 2/3 से, दोनों सदनों द्वारा बारी बारी, 2/3 से दोनों सदनों द्वारा बारी बारी, ठीक, उसी सदन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस सदन में सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव आया था उसी सदन में इस प्रस्ताव को ठीक है पास करके भेज दिया जाएगा, जिससे कि प्रक्रिया स्टार्ट की जा सके। क्या स्टार्ट की जा सके भैया जी, प्रक्रिया स्टार्ट की जा सके। तो उसी सदन में सबसे पहले भेज दिया जाएगा, उसी सदन में सबसे पहले ये भेज दिया जाएगा जिस सदन से सबसे पहले बच्चे इसका प्रस्ताव लाया गया था। तो लोकसभा में इसका प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया तो लोकसभा में भेज देंगे, राज्यसभा में इसका प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया तो राज्यसभा में भेज देंगे। तो जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था उसमें इसको सबसे पहले भेज देंगे, जिस भी सदन में लाया गया हो। जांच समिति बनेगी, जांच समिति अगर आरोप में सच्चाई पाती है तो उसी सदन भेज देगी। फिर बेटा दोनों सदन अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। पहले ये वाला सदन करेगा और फिर भैया जी दूसरा वाला सदन करेगा। तो दोनों सदन अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मतदान करेंगे, उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 वोट करेंगे, या 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य इस पर वोट करेंगे। दोनों सदनों से बारी बारी होगा। अगर सक्सेसफुली ये दोनों सदनों से बारी बारी हो गया, इस भी सदन से हो गया, इस भी सदन से हो गया, तो फिर ये तीसरी बार पे किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 सदनों ने भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति बच्चे इस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही इनका रिमूवल हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है भैया, तो फिर इनके रिमूवल को कोई रोकने वाला है नहीं और सीएजी को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए सीएजी का पद ऐसा है जिसकी नियुक्ति तो कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन वो कार्यपालिका के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता जी बेटा। जिसकी नियुक्ति तो कार्यपालिका के द्वारा होती है लेकिन वो तो कार्यपालिका के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, वो एक ऐसा पद है हमारे संविधान में। मुझे नहीं लगता बेटा कि सबसे पहले एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा, किसी भी सदन में ले आओ टोटल के 1/4 से, ठीक है ना, किसी भी सदन में ले आओ, दोनों से पारित होना 1/4 से, 1/4 से। फिर एक जांच समिति बनेगी जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट का जज होगा, उसने सच्चाई पाई
तो उसी सदन में दोबारा से भेज दिया जाएगा वोटिंग के लिए, जिसमें सबसे पहले आया था। अब वोटिंग होगी, पहले इस सदन में हुई, फिर बेटा इस सदन से वोटिंग होगी, इसलिए मैंने उसके नीचे 2 रख दिया है। फिर ये चला जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी ने जैसे सिग्नेचर कर दिया, हट जाएगा वो आदमी। यार अब इस बात पे सब लोग थम्स अप तो कर दो, ठीक है, थम्स अप तो कर दो। और एक और बात ध्यान रखना, ठीक है, जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये कि ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जैसे इसको हटाया जाता है, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया गया है। नहीं, राष्ट्रपति से तगड़ी प्रक्रिया क्यों है यार? राष्ट्रपति की प्रक्रिया संविधान में हटाने की सबसे टफ प्रक्रिया है यार। नहीं, इसको बचाव हेतु बेटा ये है कि भाई इन्वेस्टिगेशन समिति है वही, ठीक है ना, सच्चाई वो इन्वेस्टिगेशन समिति है, वो उसकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर उसने आरोप में सच्चाई पाई तो ये जाएगा बेटा, ठीक है ना, पारित होने के लिए। अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने इसे खारिज कर दिया कि गलत आरोप लगाए हैं, तो फिर ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, फिर ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, जय हो पॉलिटी महाराज की। चलो आगे चलते हैं। मतलब एक बच्चे कह रहे हैं जय हो पॉलिटी महाराज की, चलो धन्यवाद। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ठीक है, आर्टिकल 149 में इनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में चर्चा है, एवं कर्तव्यों के बारे में चर्चा है, बारे में चर्चा है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं, अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये सार्वजनिक धन का, पब्लिक अकाउंट का रक्षक है। ठीक है, सार्वजनिक धन, ठीक है, पब्लिक अकाउंट रक्षक है ये, है ना। ये बोला गया ना इसके बारे में कि भैया जी ये कौन है? ये सार्वजनिक धन का रक्षक है। अच्छा, अब देखो, एक तरफ है भैया, मेरी बात समझना आप, एक तरफ है केंद्र सरकार, ये रही केंद्र सरकार, और ये है भैया जी राज्य सरकार। ये 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, ये 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार। राज्य सरकार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखो, तो ये केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है ना। अब देखो, केंद्र और राज्य सरकार, इनके अपने अपने मंत्रालय हैं सबके। सपोज डेट बेटा, कुछ मंत्रालय, ठीक है ना, सेम नाम से केंद्र और राज्य सरकार में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम नाम से होते हैं, सेम कार्य भी होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि दोनों का अपना वित्त मंत्रालय होता है, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी वित्त मंत्रालय है, ठीक है ना, परिवहन मंत्रालय है, ठीक है, दोनों का अपना अपना शिक्षा मंत्रालय है, दोनों का अपना अपना गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है दोनों का अपना अपना, है ना। सबके अपने अपने मंत्रालय होते हैं, केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के। अब इस मंत्रालय के अंतर्गत जो ना, इस मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं, विभाग होते हैं इन सब के अंतर्गत। ये जितने भी मंत्रालय हैं सर, इन सारे के सारे मंत्रालयों के अंतर्गत अपने विभाग हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी ऐसे करके ये सारे विभाग हैं। ठीक है, तो जब कभी भी, ठीक है, केंद्रीय या राज्य सरकार का बजट आता है ना बाबू, जब केंद्रीय राज्य सरकार का बजट आता है, तो हमारे यहाँ बजट में क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, हर एक मंत्रालय से संबंधित विभाग को, ठीक है, ध्यान रखना है, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, वर्ष में, प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विभाग को, किसको? विभाग को,
प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विभाग को। तो बजट में एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विभाग को बेटा, ठीक है, कुछ वित्त मिलता है, वित्त मिलता है, लेकिन अपने कामों को करने के लिए, कि भाई जो उस विभाग का काम है वो भैया विभाग अपने उस काम को करने के लिए रुपया ले ले। लेकिन जैसे हमारे पापा जी नहीं देते, जैसे सिस्टर की शादी है तो सिस्टर की शादी में जैसे पापा जी ने किसी को, ठीक है ना, 1 लाख रुपया दे दिया, किसी भैया को बोल दिया कि भाई तेरा काम ये है कि तू देखे रखना कि हलवाई के पास कोई सामान कम ना पड़ जाए, जैसे सामान कम पड़े रुपया मैंने तुझे दे दिया, तुरंत जा भाग के लेके आ। लेकिन दूसरे को 50,000 रुपये दे दिए, दूसरे से बोल दिया कि देख टेंट में कोई कमी ना रह जाए, त्रिपाल कम पड़ रहे, ठीक है, या टेंट में कुछ भी कम पड़े, चांदनी, चांदनी पता है टेंट में चांदनी कम पड़े, त्रिपाल कम पड़े, जो भी कम पड़े तुरंत जा टेंट वाले के साथ लेके आ। ठीक है, तीसरे वाले को दे दिए, ठीक है, लगभग 20-30 हजार रुपया उसको दे दिए कि अगर कोई भी बाराती कहे कि साहब सब सूखा सूखा है, कुछ गीला नहीं है, तुरंत जा, ठीक है, और इतना गीला कर दे, उसे इतना गीला कर दे कि एकदम झूमे मस्त। तीसरे को ये काम दे दिया। चौथे को ये काम दे दिया कि जितने भी जीजा फूफा हैं सबके मुंह देख, ठीक है, चेक करके देख कि किसी का फूल तो नहीं रहा, और अगर किसी भी जीजा फूफा का मुंह फूल रहा हो तो उसको ठीक कर। तो इस तरह के काम दे दिए, है ना भैया। तो पहले पापा ने काम दे दिए, ठीक है, सबको तो ठीक वैसे ही, ठीक है, पहले काम दे दिए जाते हैं, ठीक है, इनको भी पहली काम दे दी, जैसे पहले पापा ने काम दे दिया, ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है, इनको भैया जी रुपए दे दिए, सबको सबको रुपए दे दिए। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उन्हें क्या करना है, एक फाइनेंशियल ईयर में भैया जी इनको एक खर्च करने हैं, ये इन मंत्रालयों से संबंधित विभाग को इनके वित्तीय कार्य करने के लिए, इनको बेसिकली इनके, ठीक है, फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए इनको ये रुपया दे दिया गया, ऑपरेशन के लिए इनको रुपया दे दिया गया। अरे तुम लोग तो यार पढ़ चुके हो, तुम लोग तो बजट पढ़े होगे ना, तो बजट में बोली तो गया होगा कि बजट जो होता है बेसिकली वो, ठीक है, 3 फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा होता है। बजट किसी एक साल का नहीं होता, 3 फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा होता है बजट, ठीक है। जो करंट वर्ष चल रहा है, इस करंट वर्ष में बेसिकली, ठीक है, हर एक मंत्रालय से संबंधित विभाग को जितनी उनकी अनुदान की मांगे हैं उस हिसाब से उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर उनसे यह पूछा जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में चलो हमने आपको इतना दे तो दिया, लेकिन आप आय कितनी प्राप्त कर लोगे, जो पिछले वर्ष दिया था, ठीक है, आपको उसका हिसाब किताब दो, और अगले वर्ष आप कितना मुंह खोलोगे उसका भी बता दो, ठीक है ना। कि मतलब अगले वर्ष आप एक अनुमानतः बता दो कि आपको कितना चाहिए, कितने % इंक्रीमेंट के साथ आप चाहिए, जिससे कि अगले वर्ष के लिए हम अभी से व्यवस्था करनी शुरू कर दें, है ना। जैसे होता है ना, एक बाप जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है तो वो पहले से बता दे, साहब हमारा तो इतना बजट है, ठीक है, हम तो सब 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख तक की, 15 लाख तक की शादी कर देंगे, और हमारे समाज में सब कुछ रुपए पैसे से हो रहा है, तुम्हें पता है। एक व्यक्ति, ठीक है ना, चाहे उसकी लड़की कितनी भी योग्य क्यों ना हो, अगर उसे अच्छे घर में जाना है तो उसके लिए उसे अच्छे खासे रुपयों की आवश्यकता होगी। अगर रुपए नहीं है तो वो बेचारी अच्छे घर में नहीं जा पाती, वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चली जाती है जो उसके पात्र नहीं होता, और फिर होता है जिंदगी भर, ठीक है, शोषण। कुल मिला के वो बात अलग है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। तो प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विभाग को उसके फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए रुपया पैसा दिया जाता है बच्चे, ठीक है। अब वो जो रुपया पैसा दिया गया है, वो जो धन दिया गया है, ठीक है, उसकी मासिक स्तर पर समीक्षा करता है ये, मासिक स्तर पर समीक्षा ध्यान रखना, मासिक स्तर पर समीक्षा करेगा कि अच्छा तुम्हें इतना रुपया मिला था, तो ये जो तुम्हें इतना रुपया मिला था, ये तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इतना रुपया, ठीक, जो तुम्हें मिला था, अब तुम्हारे पास कितना बचा है, कितना बचा है, तो खर्च कितना कर लिया, इतना कर लिया। जैसे शादी की बात पापा करेंगे, पापा तुमसे पूछेंगे भाई तुझे 1 लाख दिया था कि हाँ दिया था, ठीक है, तू बता अब कितनी की पनीर आए, कितनी की मटर आई, कितनी की तू गोभी लेके आया, कितनी की तू मसाले लेके आया, पूरा हिसाब किताब दे। दूसरे वाले से बुला लेंगे कि जो बाराती कह रहे थे सब सूखा सूखा है, तूने कितने का गीला किया, फटाफट से बता मुझे, पूरा बिल ला के दे। तो ये ऐसे ही क्या करता है कि जैसे ही हर एक मंत्रालय से संबंधित विभाग को उसके फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए रुपया पैसा मिला, ये मासिक स्तर पर उसकी समीक्षा करेगा। मासिक स्तर पर क्या करेगा, उसकी समीक्षा वो देखेगा, ये देखेगा बाकायदा हर एक चीज को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मंथली ये देखेगा कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च नहीं हुआ, ठीक है। अगर खर्च किया है तो वास्तव में उसने उसी मद में खर्च किया है जिस मद में खर्च करने का वो अधिकारी है। बात समझ में आ रही है। जैसे आज पापा मेरे 100 रुपए मुझे दे दे, है ना, और मैं 100 रुपए का तंबाकू खाया हूं, तो पापा मेरे थप्पड़ मारेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे 100 रुपए लस्सी पीने के लिए दिए थे या जूस पीने के लिए दिए थे, मैं क्या खाया है, तंबाकू, ठीक है। तो खर्च तो मैंने किए, लेकिन जिस मद में खर्च किए वो व्यवहारिक नहीं थी। तो ऐसे ही जिस मद में खर्चा हुआ वो बेसिकली उसका अधिकारी था उस मद में खर्च करने के लिए, और उतना ही खर्च किया है जितना इसको मिला है। कहीं ज्यादा तो इसने खर्च नहीं कर लिया, पता पड़िए, ठीक है, मिला हो कम और खर्च ज्यादा किया हो, ऐसा तो नहीं है। या फिर
ठीक है, फालतू का खर्चा तो नहीं, कुल मिलाकर तो मासिक स्तर पर समीक्षा करेगा। मासिक स्तर पर समीक्षा का मतलब है कितना खर्च किया, ठीक है, किसमें किया, जिसमें खर्च किया वो उसको खर्च करने का अधिकारी था अथवा नहीं, अथवा नहीं, ठीक है ना, कब किया, ठीक है, और उससे कितना इनकम मिल सकता है, उससे भविष्य में कितनी आय प्राप्त हो सकती है। अगर वह पूंजीगत व्यय है, आपको बताया होगा सर ने कि दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक पूंजीगत व्यय, एक राजस्व व्यय, ऐसी दो प्रकार की आय होती है, एक राजस्व आय, एक पूंजीगत आय। अगर वह पूंजीगत व्यय है तो इसका मतलब है आज खर्चा हो रहा है, कल को रुपया मिलेगा, अगर पूंजीगत व्यय है। और राजस्व व्यय है तो खर्चा आज हो रहा है, मिलने वाला कुछ भी नहीं है कल को। अरे मैं वैसे ही बोल रहा हूं यार, तंबाकू खा लिया, मैं नहीं खाता, पागल हो क्या। सर परसों बिहार एसआई का पेपर था, पॉलिटी बहुत अच्छी आई थी। अच्छा हुआ मेरा पेपर, यार भेज दो यार पॉलिटी के प्रश्न, अच्छी आई थे तो टेलीग्राम पे मुझे भेज दो कि सारे सारे प्रश्न अगर मिले हैं भेजो फटाफट से, पॉलिटी के फोटो खींच खींच के भेज दो अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो मासिक स्तर पर समीक्षा करेगा कितना, किसमें, अधिकारी कब, क्या इसका है ना। और वह फिर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से रखेगा, वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करेगा। और जितने भी भ्रष्टाचार वगैरह है ना, जो भ्रष्टाचार वगैरह जितने भी खुलते हैं वो सब अपने बच्चे इसी में खुलते हैं, सीएजी की रिपोर्ट में। जो 2G स्कैम खुला था, जो कोल स्कैम खुला था, इनफैक्ट रालू का चारा घोटाला भी इसी सीएजी की रिपोर्ट में खुला था, इसी सीएजी की रिपोर्ट में उसका खुलासा हुआ था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके, टाटा बाय बाय बच्चों।